बीइंग ब्लाइंड आप इतना इतना काम इतने सारे आर्टिकल्स कैसे पब्लिश कर पा रहे हो? उन्होंने आंसर किया एटलीस्ट नाउ नथिंग इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट माय अटेंशन। लियोनार्ड आइलर कितने बड़े मैथमेटिशियन, इस परिस्थितियों में इन्होंने बहुत सारी चीजें जो इन्वेंट की है, डिस्कवर किया मैथमेटिक्स में। एंड सोच के देखना उस टाइम पे जब कैलकुलेटर्स नहीं थे तो किस तरीके से उस मेथड को इन्होंने सोचा होगा एंड अल्टीमेटली पब्लिश किया होगा। हाय एवरीवन, लियोनार्ड आइलर। आज हम इनकी कहानी डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि कितने बड़े मैथमेटिशियन थे एंड किस परिस्थितियों में इन्होंने बहुत सारी चीजें जो इन्वेंट की है, डिस्कवर किया मैथमेटिक्स में, किन परिस्थितियों में की है। एंड ऑफ कोर्स वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग वन प्रॉब्लम दैट ही हैड पब्लिश इन वन ऑफ द पेपर्स बैक इन 18th सेंचुरी। एंड सोच के देखना उस टाइम पे जब कैलकुलेटर्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, गूगल शीट्स, एक्सेल शीट्स नहीं थी, तो किस तरीके से उस मेथड को इन्होंने सोचा होगा एंड अल्टीमेटली पब्लिश किया होगा। ये मेथड बाय द वे हम यूज करते हैं अपने करंट लेवल 7 बैचेस के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस ग्रेट मैथमेटिशियन मिस्टर आइलर। सो थोड़ी सी हिस्ट्री मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों को, बिकॉज जब भी हम हिस्ट्री डिस्कवर करते हैं किसी भी मैथमेटिशियन के बारे में, इट इंस्पायर्स अस एंड इनकी कहानी एक्चुअली भी में बहुत इंस्पायरिंग है। बिफोर वी टेक अप हिज क्वेश्चन, so in terms of sheer volume of published papers, he is one of the most prolific mathematician of all times. Swiss mathematician थे and इनके total bibliography के अंदर 886 entries हैं, which is one of the highest ever for any mathematician. And of course वो अपना जो काम था वो बिना किसी distraction के करते थे. He had a lot of children, 13 of them, and घर के अंदर काम करते थे. Despite having those little kids around him, he was able to work with utmost हम बोल सकते हैं कि सब कंडीशंस के अंदर बहुत अमेजिंग तरीके से, जो डीप वर्क होता है ना, डीप वर्क की तरीके से ये काम करते थे। एंड बहुत रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस। ठीक है, आइलर जो है मैथमेटिक्स जो है अपने ओलंपियाड सर्कल के अंदर आइलर टोशन फंक्शन के नाम पे बहुत फेमस है। बस इसके अलावा बहुत सारी और मैथमेटिशियन डिस्कवरीज की हुई है, बट नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट आल्सो इन एस्ट्रोनॉमी, मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स। एंड ही वाज आल्सो एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म, कार्टोग्राफी, फायर इंजन्स एंड शिप बिल्डिंग। 1766 में, या दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंस्पायरिंग, उनके आंख में एक इलनेस हुआ था व्हेन ही वाज एज 59 एंड ही वाज नियरली ब्लाइंड। ठीक है, वो दिखना उनको बंद हो गया था। डिस्पाइट दैट, yet thanks to his remarkable mental calculation skills and photographic memory, he continued his work on mathematics, optics and lunar motion for the last 17 years of his life, thus producing almost half of his total work. मतलब उनका आधा काम तब आया जब वो ब्लाइंड हो चुके थे। जब पूछा गया कि ये कैसे कर पा रहे हो, ब्लाइंड, इवन बीइंग ब्लाइंड, आप इतना काम, इतने सारे आर्टिकल्स कैसे पब्लिश कर पा रहे हो, उन्होंने आंसर किया एटलीस्ट नाउ नथिंग इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट माय अटेंशन, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंस्पायरिंग। कोई भी डिफिकल्टी का टाइम है वो उसको इनको हिला नहीं सकी एंड अल्टीमेटली जो करना था वो बहुत मैथमेटिक्स कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम कर चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग व्हिच इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इनके काम को देखते हैं एंड वर्क को देखते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं। ऑलराइट, नाउ उन्होंने एक वन ऑफ हिज पब्लिश आर्टिकल्स, उन्होंने ये एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। ये बहुत ही सिंपल सा डाइफेंटाइन इक्वेशन का प्रॉब्लम है, बट किस तरीके से सॉल्व किया वो देखते हैं यहाँ पे। सो प्रॉब्लम जो बुक में पूछा गया था, मतलब इन्होंने आइलर्स की बुक में ही था। सो आइलर्स पब्लिश प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। अ मर्चेंट परचेजेस द नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड अ नंबर ऑफ बुल्स फॉर अ सम ऑफ 1770 टेलर्स। सो टेलर्स उस टाइम पे जो सिल्वर कॉइन्स होते थे, बड़े बड़े सिल्वर कॉइन्स, उसको टेलर्स बोलते थे। He pays 31 tailors for each bull and 21 tailors for each horse. How many bulls and how many horses does the merchant buy? ठीक है, तो भाई सवाल बहुत ही सिंपल सा है। अगर बुल्स x है तो 31x प्लस 21y इज इक्वल टू 1770। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब देखो, सिंपल सी चीज है यार, यहां पर अगर सॉल्व करना ही अल्टीमेटली हिट एंड टाइल से तो हो ही जाएगा। x को 1 2 पुट 3 पुट करके निकाल लो अल्टीमेटली। सो वी शुड ऑल नो दैट इफ वी आर एबल टू फाइंड इवन वन सोल्यूशन, अगर एक भी सोल्यूशन में इसका निकाल लेता हूं, बाकी सोल्यूशन बाय पैटर्न हो जाते हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि x नॉट y नॉट, अगर कोई सोल्यूशन है देन x नॉट प्लस 21 के एंड y नॉट माइनस 31 के इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ सोल्यूशन, बिकॉज ये चीज भी इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर x नॉट y नॉट सेटिस्फाई कर रहा है तो ये चीज भी इसको सेटिस्फाई करेगी, हमें पता है।
सो अगेन द प्रॉब्लम इज, आर वी एबल टू फाइंड इवन वन सोल्यूशन? क्या मैं एक सोल्यूशन निकाल सकता हूँ? ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बच्चे x को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से हिट एंड ट्रायल से कर लें, बट अगेन व्हाट इज द वे? अगर मैं यहाँ पर इस 31 21 की जगह 310 210 करूंगा, तो मैं किस तरीके से इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा, इज माय क्वेश्चन इज। एंड ऑफ कोर्स अगर हम ये चीज कोड भी करते हैं आज के टाइम पे, मॉडर्न डेज में जो कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कोडिंग के थ्रू सॉल्व होती है, तो एल्गोरिथम के पीछे क्या मैथमेटिक्स लगाऊंगा मैं? इफ आई हैव टू कोड दिस, इफ आई हैव टू मेक अ सिंपल प्रोग्राम टू सॉल्व दिस, व्हाट इज द एल्गोरिथमिक थिंग दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई, राइट? तो यहां पर देखो उस टाइम पे 18th सेंचुरी के अंदर किस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया था ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, अगेन मैं दोबारा से बताना चाहूँ, अगर क्वेश्चंस के कोएफिशिएंट छोटा होता, तो लेट्स से अगर प्रॉब्लम यह होता 7, तो मैं बहुत आसानी से बोल देता कि यार x को 1 पुट करो, ये 3 पुट करो, ये 1 सोल्यूशन है। अब बाकी सॉल्यूशंस कैसे आएंगे? इसमें 2 ऐड करते रहो, तो 1 + 2 = 3, एंड इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते रहो, तो 3, 2 इज आल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें 2 ऐड कर दो, ठीक है, तो ऐड 2 एंड सब्ट्रैक्ट 1। 2 कहां से आया? यहां से। 1 कहां से आया? यहां से। x का कोएफिशिएंट इज 1। ऐड 2 5 एंड सब्ट्रैक्ट 1, राइट? सो सब्ट्रैक्ट 1, यहां पे 1 हो जाएगा। So 5, 1 is also going to be one of the solution. Add 2 7, subtract 1 is going to be one of the solution. 9 - 1. So ये सारे के सारे solutions हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला x0 y0 का solution है, तो ये भी solution होगा, बट इन्होंने किस तरीके से एक solution, ठीक है, प्रॉब्लम है कि एक solution भी कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो अगेन ये चीज बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो छोटा कोएफिशिएंट है इन दोनों में से, उसको एक तरफ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 21y = 1770 - 31x, और y इन टर्म्स ऑफ x लिख देते हैं। 1770 - 31x अपॉन 21, ठीक है, ये आ गया। y इन टर्म्स ऑफ x डाल दिया, छोटे कोएफिशिएंट को नीचे कर दिया, ठीक है। बड़े को भी कर सकते हैं, छोटे से थोड़ा सा और आसान हो जाता है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे, ठीक है। y इज दिस। अब क्या कर रहे हैं, ये तो देखो, ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये 21 से बड़ी हैं। 31 is also more than 21, 1770 is also more than 21। तो इन दोनों को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर की फॉर्म में लिखना है। मतलब मुझे 1770 is 21x + r की फॉर्म में, एंड 31 also 21x + r की फॉर्म में लिखना है। तो 31 तो पता ही है, 31 is 21 into 1 + 10 होता है। 1770 को अलग से डिवाइड कर लेते हैं। 1770 डिवाइडेड बाय 21, सो 8 1 = 8, 1 6, ये हो गया 94, 84, ये 6 हो गया। सो y को कैसे लिखा हमने? y is 21 into 84 + 6 माइनस, यहां पर भी 21 into 1 + 10 टाइम्स x अपॉन 21, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लेके जा रहा हूं। सो y स्टार्टिंग हमने कैसे लिखा था? 1770 - 31 x अपॉन 21। तो y क्या है? देखो, इसको 21 वाले टर्म्स इकट्ठी कर दो। सो 21 इज, या जब 21 से डिवाइड करेंगे सिर्फ 84 बचेगा। सो दिस इज 84, यहां पर -x, 84 - x प्लस 6 - 10x by 21, 6 - 10x by 21। समझ में आ रहा है सबको? तो बेसिकली 21 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, अपॉन 21 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो इंटीजर है ही है। जो बचा वो 6 - 10x by 21 अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये आइडिया था बेसिकली 21 वाली चीजों को अलग करने का। सो दिस इज 84, y is 84 - x प्लस 6 - 10x by 21, 6 - 10x by 21। अब देखो हम किस तरीके से एक तरह से फाइनाइट डिसेंट बनाते रहे, नीचे नीचे जाते रहेंगे। y इंटीजर है, 84 - x इंटीजर है। सो कहने से ये जो चीज है, दिस हैज टू बी एन इंटीजर, दिस हैज टू बी एन इंटीजर। 6 - 10x by 21 हैज टू बी एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो मैं क्या करता हूं, 6 - 10x by 21 को t मान लेता हूं। 6 - 10x + 21 को t, तो y का वैल्यू कितना हो गया? y is 84 - x + t, ठीक है।
टी इंटीजर होना पड़ेगा, वाई इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर होना पड़ेगा। अब यहां पर दोबारा से सेम ही चीज करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर x इन टर्म्स ऑफ टी निकालते हैं। सो x कितना आएगा यहां से? सो x इज गोइंग टू बी 6 माइनस 21t अपॉन 10, 6 माइनस 21t अपॉन 10, ठीक है। x इज 6 माइनस 21t अपॉन 10। सेम चीज 10 है, 6 10 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 21 जो है वो 10 से बड़ा है, तो 21 को क्या लिखेंगे? 21 इज 10 इंटू 2 प्लस 1, सेम चीज। तो 6 माइनस 20t माइनस टी बाई 10। तो x का वैल्यू यहां से देखो क्या होगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 2t प्लस 6 माइनस टी बाई 10। x इज माइनस 2t, इसको डिवाइड कर दिया, प्लस 6 माइनस टी अपॉन 10, 6 माइनस टी अपॉन 10। आई होप यहां तक क्लियर है। सेम चीज, सेम लॉजिक, x इंटीजर है, ये इंटीजर है, इसका मतलब दिस हैज टू बी एन इंटीजर, दिस हैज टू बी एन इंटीजर, दिस हैज टू बी एन इंटीजर। सेम चीज करते रहे। और देखो अच्छी चीज क्या हो रही है यहां पर, देखो जो कोएफिशिएंट्स है 6 10 21 थे, यहां पे 6 1 10, तो बेसिकली कोएफिशिएंट्स क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा जब कोएफिशिएंट, नीचे वाला कोएफिशिएंट रहेगा ही नहीं, नीचे वाला कोएफिशिएंट खत्म हो जाएगा, दैट वहां से हम बैक ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। दिस हैज टू बी इंटीजर, तो अगेन यहां से, तो 6 माइनस टी बाय 10 हैज टू बी यू। इसका मतलब t का वैल्यू कितना हो गया? 6 माइनस 10 यू। इसका डिनोमिनेटर देखो 1 है, तो यहां पर वो लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं सब कुछ u की टर्म्स में लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल 6 माइनस टी बाय 10 यू है, तो t इन टर्म्स ऑफ u आ गया। t इन टर्म्स ऑफ u है, तो कहना से मैं x इन टर्म्स ऑफ u, बिकॉज यहां से x का वैल्यू कितना है? x इज माइनस 2t प्लस यू। अगर t इन टर्म्स ऑफ u आ गया तो x इन टर्म्स ऑफ u आ जाएगा, x इन टर्म्स ऑफ u आ गया तो y इन टर्म्स ऑफ u आ जाएगा, और वही हमारा आंसर है। सब कुछ इन टर्म्स ऑफ u विद नो डिनोमिनेटर, बेसिकली डिनोमिनेटर 1, एंड वी आर डन, ठीक है। तो इसको बैक ट्रैक करते हैं, लेट अस बैक ट्रैक दिस। t अगर ये है तो यहां से हम क्या करेंगे? अब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूं तो अलग कलर से करता हूं, ग्रीन से कर लेता हूं। सो यहां से x का वैल्यू माइनस 2 6 माइनस 10 यू प्लस यू, ये हो गया माइनस 12 प्लस 20 यू प्लस यू प्लस 21 यू। So x is minus 12 plus 21 u. t in terms of u, x in terms of u, कहने से मैं यहां पे y भी in terms of u कर सकता हूं। y is 84 minus x is minus 12 plus 21 u plus t is 6 minus 10 u, ठीक है जी। 84 plus 12 is 96 plus 6, 84 plus 12 कितना हो गया? 96, 96 plus 6 is 102, so 102, 102 u kill minus 21 u minus 10 u is minus 31 u। इसका मतलब x और y इन टर्म्स ऑफ u आ चुके हैं, x एंड y इन टर्म्स ऑफ u आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं वापस प्रॉब्लम पे जाता हूं, ये प्रॉब्लम था हमारा, x और y इन टर्म्स ऑफ u आ चुके हैं। तो x का वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं दोबारा से, x is minus 12 plus 21 u, minus 12 plus 21 u, and y का वैल्यू कितना है? 102 minus 31 u, 102 minus 31 u, 102 minus 31 u, ठीक है। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो चुका है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ u, वी विल बी एबल टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यूज आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट u as 0, इफ आई पुट u as 0, x और y देखते हैं क्या क्या होगा। u 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू माइनस 12, y का वैल्यू 102। एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज बुल्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। ये है u इज इक्वल टू 0। u0, u1, u को 1 रखते हैं, 21 माइनस 12 ये 9 हो जाएगा। इनफैक्ट मेरे को ये पता है कि यार एक सोल्यूशन अगर माइनस कितना 12 और 102 आ गया, इसके बाकी सोल्यूशन तो क्या करेंगे, यहां पर 21 ऐड करना है और यहां पर 31 सब्ट्रैक्ट करते रहना। इनफैक्ट वही हो रहा है यहां पर,
वो ये यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं 21 ऐड करूंगा 9 आ गया, 31 सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट 31, दिस इज 71। तो एक सोल्यूशन 71, 9 और 71 है, मतलब देयर कैन बी 9 बुल्स एंड 71 हॉर्सेस। ठीक है, 31 का क्या था, 9 बुल्स एंड 71 हॉर्सेस। अगर मैं u को 2 पुट करता हूं तो बेसिकली क्या कर रहा हूं, u को 2 पुट कर रहा हूं, 42 माइनस 12, 42 माइनस 12 इज 30, या फिर 21 ऐड कर दो। सो ऐड 21 सब्ट्रैक्ट 31, 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। 30, 40 इज ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन। अगर मैं u को 3 रखता हूं, दोबारा यहाँ पे 21 ऐड करता हूं तो 51 एंड 31 सब्ट्रैक्ट करता हूं 9, तो 51,9 इज द थर्ड सोल्यूशन। 51,9 थर्ड सोल्यूशन। u को 4 रखेंगे, x तो पॉजिटिव आएगा बट y नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द 3 सोल्यूशन। सो नंबर ऑफ हॉर्सेस और बुल्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 9,71, एक 30,40, एक 51,9। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस इमेजिन करो यार, इमेजिन करो दिस वाज द सॉल्यूशन जो आयलर ने प्रेजेंट किया था 18th सेंचुरी में। ऑफ कोर्स अभी बहुत सारी और टेक्निक्स आ चुकी हैं, हम इस प्रॉब्लम को कॉन्ग्रुएंस के जरिए सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। टेक मॉड 31 बोथ साइड्स और टेक मॉड 21 बोथ साइड्स एंड ठीक है, मॉड 21 लेंगे तो x आ जाएगा इन टर्म्स, x आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मॉड एंड अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट उस टाइम पे जब ये सब टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी तो किस तरीके से, किस टेक्निक से ये सॉल्व किया गया था, तो ये बहुत ही एक काबिले तारीफ चीज है। एंड ठीक है, बहुत सारे बच्चे जब डेफिनेट इक्वेशन पढ़ते हैं तो ये समझते हैं, जब हम बताते हैं बच्चों को यार एक कोई भी एक सोल्यूशन निकाल लो, बाकी सोल्यूशंस अपने पैटर्न से आ जाएंगे, उनका एक क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर कोएफिशिएंट्स बड़े हैं व्हेन हम क्या करेंगे, एक सोल्यूशन निकालने के लिए भी क्या करेंगे, तो एक सोल्यूशन निकालने के लिए ये टेक्निक यूज कर सकते हो। मैं दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ इस टेक्निक का क्या बेसिक एल्गोरिथम है। तो बेसिकली छोटा कोएफिशिएंट एक तरफ रखो तो y इन टर्म्स ऑफ x निकाल दिया। ठीक है, ये छोटा कोएफिशिएंट जो है, ये दोनों वैल्यूज छोटे कोएफिशिएंट की टर्म्स में लिख दो, मतलब इन दोनों को 21 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर लिख दो। 21 वाली टर्म्स अलग कर दिया, 21 वाली टर्म्स अलग कर दी और रिमाइंडर वाली टर्म अलग कर दी। ये जो टर्म है ना, ये इंटीजर होनी पड़ेगी। इसको बार बार कहीं ना कहीं इसको बार बार क्या करना है, इसको बार बार हम किसी ना किसी वेरिएबल की टर्म में लिख दें। फॉर एग्जांपल 6 माइनस 10x बाय 21, हमने 6 माइनस 10x बाय 21 को एक टी मान लिया क्योंकि इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही इसको टी माना, x इन टर्म्स ऑफ टी लिखा, या अब यहां पर नीचे 10 है तो ऊपर वाले जो दोनों टर्म था 10 से डिवाइड कर दो, ये तो वैसे ही 10 से छोटी है, ये 10 से बड़ी है, तो 20 एंड 1 में हो गया। ठीक है, तो ये चीज दोबारा इंटीजर होनी पड़ेगी। ये इंटीजर है, इसको u मान लिया, और ये करते रहेंगे कब तक, जब तक जो भी हमारा नया वैल्यू है, जो वेरिएबल है, वो नए वेरिएबल के टर्म्स में आ जाए जिसका डिनोमिनेटर 1 है। यहां पर बाई चांस तीसरे में ही आ गया। ठीक है, अगर तीसरे में ना आता, बाई चांस यहाँ पे 2 होता या 3 होता, तो मैं एक और बार करके देख लेता, आई वुड हैव डन दिस वंस अगेन। ठीक है, 3 होता है तो मैं 10 को 3 into 3 + 1 की फॉर्म में लिख के एक और बार करता, उससे आ जाता, नहीं तो एक और बार करते। तो इस तरीके से चलते जाएंगे। तो सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बच्चे देखो, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट कैलकुलेशंस। हमारे दिमाग के अंदर ना, बिकॉज ऑफ स्कूल्स, दिमाग में ये चलता है कि यार कैलकुलेशन इज मैथमेटिक्स, इट इज नॉट। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व कैलकुलेशन थ्रू आउट योर लाइफ। जैसे ही 12वीं क्रॉस कर लोगे, किसी भी कॉलेज में जाओगे, सारी कैलकुलेशन तुमने जिंदगी भर कैलकुलेटर से करनी है, एक्सेल शीट से करनी है, कंप्यूटर से करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस तो करनी ही नहीं है। तुम्हें कैलकुलेशंस के लिए जज नहीं किया जाएगा। तुम्हें जज हम ये चीजें क्यों पढ़ाते हैं, सो दैट यू आर एबल टू डिजाइन दोज कैलकुलेटर्स, डिजाइन दोज कंप्यूटर्स, डिजाइन दोज एल्गोरिथम, डिजाइन दोज कोड्स, जिसके थ्रू तुम किसी भी चीज को सॉल्व कर पाओ। आ रही बात समझ में, राइट? सो ये मैथमेटिक्स तुम्हें उस लिए पढ़ाई जाती है, so that we are able to teach. There are a lot of other things, other higher mathematics जो कोडिंग के अंदर बाकी जगह यूज होती है, कंप्यूटर के अंदर यूज होती है, उसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। कैलकुलेशंस के लिए मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती कभी भी। आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस मेथड इज ऑल्सो क्लियर एंड आई होप ये जो स्टोरी है आइलर की, इससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी तुम लोगों को। एंड डिस्पाइट ऑल दी problems, he was able to do a lot of work and successfully we are able to see his name every now and then in a lot of mathematics work. Take care, God bless you, bye everyone, and अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना।